कड़कड़ाती धूप में मेहनत करती नंदिनी पसीने से तरबतर हो रही थी। तभी खाना खाने की छुट्टी हुई। इतनी शरीर तोड़ मेहनत करने के बाद उसे जोरों की भूख लग रही थी। आज क्या माँ ने साग भेजा होगा, ये सोचते हुए उसने अपने खाने का डब्बा खोला। नंदिनी ये देखकर हैरान रह गई कि उसके डब्बे में सूखी रोटी और प्याज के सिवा कुछ नहीं था। और नंदिनी गुस्से में लाल हो गई और उसने खाने का डब्बा वैसे ही वापस बंद कर दिया। वो उठी और वापस काम पर जाने लगी। तभी उसकी सहेली सुमन ने पूछा, क्या हुआ नंदिनी, खाना क्यों नहीं खा रही? तभी नंदिनी ने कहा, सूखी रोटी भेजी है माँ ने। तभी सुमन ने कहा, मेरे पास चटनी और थोड़ा साग है, तू खाएगी? तभी नंदिनी ने सुमन से कहा, तू खा ले, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं काम पर जाती हूँ। कड़ी धूप में पसीना बहता रहा और नंदिनी काम करती रही। सूरज को भी मानो उस पर दया आ गई तो वह धीरे धीरे अपना तापमान नियंत्रण करके ढलने लगा। शाम को दिहाड़ी पूरी कर जब नंदिनी अपने घर पहुंची तो उसकी माँ ने उससे पूछा, नंदिनी आज बड़ी थकी थकी लग रही हो, क्या बात, आज काम कुछ ज्यादा ही पड़ गया? नंदिनी ने गुस्से में जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने भी ध्यान ना देते हुए उसका खाने का डब्बा धोने के लिए उठाया और बाहर चली गई। डब्बा खोलते ही उसने देखा खाना तो वैसे का वैसा ही रखा था। वह वापस आई और नंदिनी से पूछा, नंदिनी खाना क्यों नहीं खाया? आज इसलिए तेरा मुंह उतरा हुआ लग रहा है, क्या हुआ तुझको? तभी नंदिनी ने जवाब दिया, क्या खाती माँ, सूखी रोटियां, साग क्यों नहीं बनाया? इतना तो काम कर ही लाती हूँ, खाने के लिए तो पैसे कम नहीं पड़ सकते। नंदिनी अब से तो ऐसा ही खाना मिलेगा, माँ कहती है। ये क्या कह रही हो माँ, क्यों ऐसा खाना क्यों मिलेगा? एक ही दिन में महंगाई इतनी बढ़ गई कि साग लेने के भी पैसे नहीं बचे। तभी माँ कहती है, तेरे बाबू ने तेरा बिया तय कर दिया है, बहुत अच्छा लड़का है, कमाता भी ठीक ठाक है। दहेज में उसके माँ बाप ने 1.5 लाख रुपए मांगे हैं। कोड़ी कोड़ी बचाएंगे तभी तो इकट्ठा होगा ना। 6-7 महीने का समय है हमारे पास, तब तक हमें उतना पैसा जोड़ना पड़ेगा। साहूकार के पास से थोड़ा कर्ज ले लेंगे। तभी नंदिनी गुस्से में कहती है, ये क्या कह रही हो माँ, इतना सारा दहेज मांग रहा है और तुम कह रही हो कि अच्छा लड़का है, उसे लड़की भी चाहिए और साथ में पैसा भी। मना कर दो माँ, मैं ऐसे लड़के के साथ बिया हरगिज नहीं करूंगी। जिसकी नीयत में दहेज का लालच हो, उसकी बाजू में ताकत नहीं है क्या अपने जोरों को कमा के खिलाने की? माँ बापू बिस्तर पर है, तुमसे काम होता नहीं, तुम दोनों का क्या होगा? कर्ज का ब्याज भरते भरते जिंदगी बीत जाएगी। और ये साहूकार भी कम लालची नहीं होते, हम जैसों को कर्ज देकर ही अपना घर चलाते हैं। गरीबों की मेहनत का खून चूस चूस कर ही पलते हैं ये लोग। इनकी औकात मच्छर और खटमलों से ज्यादा नहीं होती। और दहेज लेने वाले भी इन्हीं के भाई बंधु लोग होते हैं। जो अभी पैसा मांग रहे हैं, क्या वह बाद में मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने देंगे? तभी नंदिनी कहती है, नहीं माँ, मुझे बिया करना ही नहीं। तभी माँ बोलती है, दहेज के बिना रिश्ते नहीं होते, तूने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है। बिया तो सभी को करना पड़ता है, बेटी को घर के खूंटे से तो बांधकर नहीं रख सकते ना। बेटी तू हमारी चिंता बिल्कुल ना कर, तेरे जाने के बाद 2 वक्त की रोटी का तो जुगाड़ कर ही लूंगी। तभी नंदिनी गुस्से में कहती है, मैंने कह दिया ना माँ, मैं ऐसे लालची परिवार से रिश्ता बिल्कुल नहीं करूंगी। माँ कहती है, ऐसी बात ना बोल नंदिनी, तू क्यों भूल रही है? बड़े बड़े लखपतियों की छोरियां भी जब शादी के मंडप में बैठती हैं ना, उससे पहले ही करार हो जाता है, लाखों के सौदे होते हैं, यही रीत है दुनिया की। नंदिनी कहती है, होते होंगे लाखों के सौदे, उन छोरियों के मन में भी दहेज लेके जाने की चाह रहती होगी, मैं वैसी नहीं हूँ माँ। माँ कहती है, अरे नंदिनी, दहेज तो उसके माँ बाप मांग रहे हैं, उस लड़के को काहे कोस रही है? तभी नंदिनी कहती है, अच्छा वह अपने लड़के को बेच रहे हैं 1.5 लाख रुपए में, उन्हें कह दो माँ, हमें यह सौदा मंजूर नहीं। उसके बाद माँ ने नंदिनी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नंदिनी अपनी बात पे अड़ी रही। इसके बाद समय बीतता गया और नंदिनी ऐसे लालच भरे रिश्तों को ठुकराती गई। पास ही के एक गांव में हीरो का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका बेटा अशोक शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाने आया था। एक दिन अशोक किसी काम से शहर जाने के लिए निकला और वह उसी रास्ते से जाता है जहां नंदिनी काम करती थी। तभी अचानक उसकी जेब से
पैसों से भरा बटुआ निकलकर गिर जाता है, जिस बात की अशोक को कोई खबर नहीं होती है और वो आगे निकल जाता है। कुछ ही देर बाद नंदनी और उसकी सहेली काम खत्म करके घर के लिए निकल रहे थे। तभी अचानक से नंदनी की नजर पैसों से भरे बटुए पर पड़ती है। नंदनी उस बटुए को उठाती है और देखती है इसमें तो बहुत सारा पैसा है। इतना पैसा देखकर उसकी सहेली के मन में लालच आ जाता है। वह नंदनी से कहती है कि इन पैसों को आपस में बांट लेते हैं, इन पैसों से हमारी बहुत से जरूरतें पूरी होंगी। नंदनी मेहनती होने के साथ साथ ईमानदार भी थी। वह अपनी सहेली सुमन की बात को नकार देती है, कहती है यह हमारे हक का पैसा नहीं है, ये किसी और की कमाई है और बेहतर यही होगा कि यह जिसका बटुआ है हम उसे वापस कर दें। यह बटुआ जिसका भी है वो उसे ढूंढता हुआ आता ही होगा और हमको कुछ देर यहीं इंतजार करना चाहिए। 2 घंटे बीत जाते हैं और वहां कोई नहीं आता। इस चीज से गुस्सा होकर नंदनी की सहेली सुमन उससे कहती है, तू यहाँ खड़ी होके अपनी ईमानदारी दिखा, मैं तो चली अपने घर। और ये कहकर सुमन अपने घर चली जाती है। अशोक को भी अब तक पता चल चुका था और वह अपना बटुआ ढूंढता हुआ वापस आता है। तभी नंदनी अचानक से देखती है वहां पर कुछ दूरी पर कोई परेशान खड़ा है और वह इधर उधर देख रहा है। नंदनी उसके पास जाती है और उसके परेशानी का कारण पूछती है। तभी अशोक उसे बताता है कि मैं कुछ देर पहले यहाँ से गुजरा था और मेरा बटुआ यहाँ कहीं गिर गया है। नंदनी उसको बटुआ दिखाते हुए कहती है, कहीं वो ये तो नहीं जो तुम ढूंढ रहे हो? अशोक अपने बटुए को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, हाँ ये वही है। नंदनी उसका बटुआ उसे वापस दे देती है और जाने लगती है। अशोक अपना बटुआ चेक करता है जिसमें बहुत सारा पैसा होता है और उसके पैसों में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। तो वह नंदनी को आवाज देता है, रुको, और उसके पास जाकर पूछता है, तुम मुझे किसी गरीब घर की लड़की लग रही हो। इस बटुए में इतना पैसा था कि तुम्हारी बहुत सारी जरूरतें पूरी हो सकती थी, तो फिर तुमने इसे रखा क्यों नहीं? तभी नंदनी कहती है, साहब हम गरीब बेशक हैं मगर बेईमान बिल्कुल नहीं हैं, अपने हक और कमाई का खाते हैं। और यह बोलकर नंदनी अपने घर की तरफ चल देती है। अशोक उसकी ईमानदारी से बहुत खुश होता है। उसके बाद अशोक नंदनी के गांव जाकर उसके घर के हालातों की जानकारी लेता है और वहां उसको नंदनी के घर के हालात के बारे में पता लगता है और साथ ही उसे यह भी पता लगता है कि लड़के वालों की ज्यादा दहेज की डिमांड के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही। अशोक को यह बात जानकर बहुत दुख होता है और वो अपने घर वापस चला जाता है। अशोक अपने घर जाकर अपने माँ बाप को नंदनी की ईमानदारी और उसके घर के हालातों के बारे में बताता है। अशोक के पिताजी, जो एक बहुत बड़े हीरो के व्यापारी के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे, वह नंदनी की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होते हैं और अशोक से कहते हैं, क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है? अशोक कुछ देर सोचता है और हाँ में जवाब देता है, हाँ मुझे वो पसंद है। और अगले दिन अशोक के माता पिता नंदनी के घर जाते हैं। नंदनी और अशोक के रिश्ते के बारे में बात करते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह के जहेज की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह नंदनी की ईमानदारी से बहुत प्रभावित थे। उसके बाद नंदनी के माँ बाप खुशी से फूले नहीं समाते और वह इस रिश्ते को हाँ कर देते हैं। कुछ ही महीनों बाद नंदनी और अशोक की शादी की तारीख रख दी जाती है। अपनी माँ से ये सब बातें जानकर नंदनी बहुत खुश हो जाती है। आखिर उसे ऐसा लड़का मिल ही गया।